नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सपने बेचने में, सपने बुनने में, सपने दिखाने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं उनका। और आजकल मोदी जी एक बड़ा सपना, बड़ी ड्रीम देश को बेच रहे हैं। और ये सपना है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब सारे चुनाव देश में एक साथ होंगे, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, वो चाहे पंचायत का चुनाव, सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रोजेक्ट है, सपना है मोदी जी का। अब सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो सपना दिखा रहे हैं, इसके पीछे मोदी जी देश का भला करना चाहते हैं या फिर अपना भला करना चाहते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी का जो 9.5 साल का जो कार्यकाल है एज प्राइम मिनिस्टर, हमने देखा है कि अगर कोई भी प्लान, कोई भी सपना जब वो बेचते हैं तो जल्द से जल्द उसे लागू करना चाहते हैं। नोटबंदी है, जीएसटी और भी कई से मामले हैं। और ये जो सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको भी बहुत जल्द मोदी जी लागू करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने एक जल्दबाजी में, कह लीजिए हड़बड़ाहट में कह दी, एक कमेटी बना ली, बड़ी भारी भरकम कमेटी। उस कमेटी में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हेड बना दिया। अमित शाह को तो खैर रहना ही था इसी कमेटी में, मोदी होंगे अमित शाह होंगे। उन्होंने हरीश साल्वे जैसे वकील को भी इस कमेटी में रखा। और मोदी जी ने इस कमेटी में इंडिया अलायंस के भी एक मेंबर को रख दिया। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस मोदी जी की चाल समझ गई। मैंने कल भी आपसे कहा था कि राहुल गांधी आज की तारीख में मोदी की हर चाल को वक्त से पहले समझ जाते हैं, इसलिए हर नहले पे मोदी के दहला दे रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने जो सदस्य बने, अधीर रंजन, जिनको मोदी जी ने सदस्य बनाया इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के एमपी, इनसे बातचीत करी। और उसके बाद राहुल गांधी के कहने के बाद अधीर रंजन ने रातों रात अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि हमें इस कमेटी से हटाइए। आपने बिना बताए हमको मेंबर बना दिया और इस कमेटी पे मैं दस्तखत करने के लिए नहीं आया हूं। आपके ड्राफ्ट पे मैं दस्तखत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। विपक्ष बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप जो कह देंगे उस पर हम साइन कर देंगे। और अधीर रंजन ने अपना नाम वापस ले लिया। यानी आप कह सकते हैं कि अभी तो सपना बेचा जा रहा था कि गाज गिरा दी राहुल गांधी ने। अब दोस्तों, राहुल गांधी के कहने पर इंडिया अलायंस ने, यानी इंडिया ने, विपक्ष ने इस कमेटी से अपने पांव खींच लिए। लेकिन मोदी जी या अमित शाह पर इसका कोई असर नहीं है। वो इस प्लान को अभी भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हर सूरत में इसको लागू करना चाहते हैं। सवाल यह है कि बिना मकसद के मोदी जी ना सपना बेचते हैं और ना ही सपने को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे असली खेल क्या है? गुजरात लॉबी को अचानक नवे साल में या चुनावी साल में ये याद क्यों आया? ये प्लान कहाँ से उनको मिला कि इसको लागू किया जाए? वो क्यों ये चुनाव कराना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? असली गेम क्या है मोदी जी का? इस पर तो मैं आज बड़ा खुलासा करूँगा, लेकिन मैं आपसे चंद सेकंड चाहता हूँ। मैं एक ऐसी रिपोर्ट रखना चाहता हूं जो मोदी जी के सपने की पोल खोलती है। और ये रिपोर्ट मोदी जी ने ही तैयार कराई थी और ये रिपोर्ट मोदी जी के ही टेबल पर रखी गई थी। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, 30 अगस्त 2018, 2023 नहीं, 30 अगस्त 2018, कई साल पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जी हाँ, सरकार के लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सारे चुनाव एक साथ कराने पर एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करी। और ये रिपोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे BS चौहान साहब ने तैयार करी। और ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के कहने पर रिपोर्ट तैयार की गई 2018 में। और मोदी जी के टेबल पर, प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पर इस रिपोर्ट की पूरी फाइल रख दी गई 2018 में। अब जस्टिस चौहान का ये मानना था, अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको,
इस रिपोर्ट में, लंबी रिपोर्ट है लेकिन क्रक्स ये है, इसका लब्बो लुआब ये है कि इसमें जस्टिस चौहान ने कहा कि साहब चुनाव तो कराए जा सकते हैं देश में और एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन साहब बड़ी पेचीदगियां हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। कई कानून जो सरकारों को लेकर हैं, विधानसभा को लेकर हैं, लोकसभा को, इनको बदलना पड़ेगा। राज्य सरकारों से भी कहीं ना कहीं सहमति लेनी पड़ेगी और अलग अलग सरकारें, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। और 3-3 विकल्प दिए जस्टिस चौहान ने कि भाई ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है। लेकिन कुल मिलाकर जस्टिस चौहान का ये इस रिपोर्ट की तरह का जो इशारा था वो ये था कि आसान नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। और तब मोदी जी ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइल 2018 में ही बंद कर दी गई। मोदी जी समझ गए कि भाई बड़ा मुश्किल। सवाल इस बात का है कि 2018 में जो फाइल बंद कर दी थी, वही फाइल 2023 में मोदी जी क्यों खोल रहे हैं? उस 2023 में जब मोदी मैजिक, जैसा कि आरएसएस कह रही है कि मोदी मैजिक जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है, आरएसएस भी मानती है, बीजेपी के कई नेता भी मानते हैं कि मोदी जी अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकते बीजेपी को। ऐसे दौर में जब मोदी मैजिक नीचे जा रहा है, जादू उतर रहा है, तो वो जो पुरानी फाइल है 2018 की, उसे क्यों खुलवाया जा रहा है? द बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों धीरे धीरे आप भी खेल तो समझ ही रहे होंगे मोदी जी का कि 2018 की फाइल, जी हाँ कई साल पहले की फाइल जो बंद कर दी थी खुद ही अपने हाथों से, उसे क्यों खोलना है चुनावी साल में? और मुझे लगता है जो खेल है और जिस खेल के चलते राहुल गांधी ने टीम इंडिया से कहा, इंडिया अलायंस से कहा कि भाई इस कमेटी से बाहर आइए, और अधीर रंजन साहब बाहर आ गए, तो मुझे लगता है कि इंडिया से ही पूछा जाए कि खेल क्या है, आप क्यों कमेटी से बाहर आए? और मुझे लगता है कि नए नए जो इंडिया की कैंपेन कमेटी है उसके जो बहुत ही अहम सदस्य हैं, संजय सिंह, हालांकि हैं आम आदमी पार्टी के लेकिन अब इंडिया के सदस्य हैं कैंपेन कमेटी के, मुझे लगता है कि सीधे उन्हीं से बात की जाए, उन्हीं से पूछें आप पीछे क्यों हटे, आपको खेल क्या लगता है, व्हाट इज़ द गेम। चलिए संजय जी के पास चलते हैं, मामले को समझते हैं भीतर तक। संजय जी ये बताइए, जो मोदी जी का नया शगुफा है, लास्ट मोमेंट पे ये जो एक वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो थ्योरी लेके आए, एक साथ चुनाव कराने की जो बात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे नेशनल इंटरेस्ट है या बीजेपी इंटरेस्ट है या मोदी इंटरेस्ट है, आरएसएस इंटरेस्ट है? ये क्या, कौन सा इंटरेस्ट है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी के लिए कभी भी नेशनल इंटरेस्ट आगे नहीं रहता, उनके लिए पार्टी इंटरेस्ट और उनका जो एक दोस्त है उसका इंटरेस्ट सबसे आगे रहता है। तो इसलिए हम लोगों को कोई गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि कोई राष्ट्र का भला करने के लिए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है तब से नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट, जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं, ये लगता है कि उनको ये मालूम चल गया है कि 2024 में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। और उससे पहले जो 5 राज्यों का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये चुनाव भी वो बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो उस घबराहट में उनको किसी ने सलाह दी होगी या उनके दिमाग में खुद आया होगा कि मोदी जी आप तो महामानव हैं, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, एक साथ अपने नाम पे, डबल इंजन के नाम पे चुनाव करा दीजिए पूरे देश में, तो हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए। तो ये चुनाव प्रीपोन कराने की योजना उनकी हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वो एक साथ पहले कराना चाहते हैं, 5 राज्यों के साथ कराना चाहते हैं, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मोदी जी कोरोना के समय में विशेष सत्र नहीं बुलाते जब लाखों लोग इस देश के अंदर मर गए। मोदी जी नोटबंदी पे विशेष सत्र नहीं बुलाते जब पूरा देश लाइनों में खड़ा हो गया, लोगों की जान जा रही थी। मोदी जी पुलवामा के समय में, गलवान घाटी के समय में, राष्ट्रीय आपदाओं के समय में, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ऐसे समय में कभी भी नहीं, कभी भी नरेंद्र मोदी जी विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं। मणिपुर पे नहीं बुलाते,
मेवात पे नहीं बुलाते। विशेष सत्र किस बात के लिए बुला रहे हैं? अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए। संजय जी, इस वक्त आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि गठबंधन को क्या आपत्ति, भाई मोदी जी ने ये कहा है कि इससे देश का पैसा बचेगा, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, जब एक साथ चुनाव होंगे खर्चे कम होंगे, और सबसे बड़ी बात है ऊर्जा बचेगी। तो जब वो पैसे बचाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपके गठबंधन को इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए दीपक जी, कि जितना पैसा उठा उठा कर देश का लाखों करोड़ रुपए आकाश से लेके पाताल तक वो अपने दोस्त को देते जा रहे हैं, सब कुछ उसके नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं, चुनाव कराने में कितना खर्च आता है? कितना खर्च आता है एक इलेक्शन कराने में? और राज्यवार जहां पर चुनाव पहले हुआ है, लोगों ने एक सरकार को चुना है 5 साल के लिए। चुना है कि नहीं चुना है? आप कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले के तहत पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा। मान लीजिए फिर कोई राज्य सरकार बीच में खरीद फरोख्त का मन शुरू कर दिया, बीजेपी वालों का तोड़ फोड़ करके, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कोई सरकार फिर गिरा दी, या कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा? फिर तो वन नेशन और अलग अलग इलेक्शन हो जाएगा जी। तो एक कौन सा फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हैं? लेकिन इसमें तो भाई इससे सबसे बढ़ के बात कि आप बताइए, आप भारत के एक राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद पे रह चुके व्यक्ति को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में मेरी भी इसमें बात हुई थी, और मैंने बीजेपी के एक नेता से पूछा था कि भाई राष्ट्रपति को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि प्रायोजन बहुत बड़ा है, देश का सवाल है, तो देश के एक बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति के नेतृत्व में उन्होंने कमेटी बना दी, क्योंकि मामला बड़ा है। तो उन्होंने कहा, हाँ ये बोल रहे, बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो उस नेता से मैंने नहीं कहा, भाजपा ने कहा। तो उस नेता से आपने ये सवाल नहीं किया दीपक जी कि जब श्री रामनाथ कोविंद जी इस देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं जाते क्योंकि वो दलित समाज से हैं। इतना ही छुआछूत, इतना भेदभाव। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करना होगा तो श्री रामनाथ कोविंद जी का सम्मान याद नहीं आएगा, तब उनको अपमानित करना है क्योंकि वो एक दलित समाज से है, बगल में बैठ के पूजा कैसे करेंगे? और जब एक विवादित एजेंडा में, एक वन नेशन वन इलेक्शन के अपने भाजपाई एजेंडा में बदनाम करना है श्री रामनाथ कोविंद जी को, तो आप उनको आगे लेके आ रहे हैं। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम आप रखते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका नाम आप नहीं रखते। ये कमेटी बना रहे हैं आप। अरे भाई संजय जी, एक व्यक्ति ऐसा है, सुन लीजिए सर, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम पनामा पेपर्स में है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा था कि वो नकल करके किताबें लिखता है। ऐसे लोगों को साथ में लेकर आप वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी की घबराहट है। पांचों राज्यों में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हारने जा रहे हैं। उनको लगता है इलेक्शन को प्रीपोन करने से हमको फायदा होगा, इसलिए ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं, लेकिन संजय जी यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अधीर रंजन जो आपके गठबंधन के सीनियर लीडर हैं, जो इंडिया अलायंस है उसके सीनियर लीडर है, मोदी जी ने और अमित शाह ने बकायदा उनका कमेटी में नाम डाला, आपके अपोजिशन को जगह दी। उनका ये कहना है कि सब हमने तो अपोजिशन को आमंत्रित करा, अधीर रंजन तो मैदान छोड़ के भाग गए। अपोजिशन के कितने लोग हैं उस कमेटी में? नाम बताइए ना आप मुझे। नहीं, गुलाम नबी आजाद भी बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद जी
राज्यसभा के विपक्ष के नेता पहले थे। आज की तारीख में विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो छोटे व्यक्ति हैं, उसको नहीं रखेंगे। आप मुझे बताइए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अनुभव की कमी है? कई बार वो कैबिनेट मंत्री कर्नाटका में रह चुके हैं, कई बार वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में वो विपक्ष के नेता रह चुके हैं, राज्यसभा में अभी विपक्ष के नेता हैं। आप उनका नाम नहीं रखेंगे? अमित शाह का कहना है कि इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं बीजेपी की। अमित शाह जो मोदी जी के चाणक्य, उनका ये कहना है, दावा है उनका कि हमारी 300 सीटें आ रही हैं। चुनाव इसमें मुद्दा नहीं है, हार जीत इसमें मुद्दा नहीं, इसमें तो नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई एक साथ सारे चुनाव करा लिए जाएं। तो इसमें घबराहट कहां से आ गई? महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, उस समय भी अमित शाह ने कहा था हमारी सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, तब भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, तब भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी। बंगाल में चुनाव हो रहा था, तब भी कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी। तो अमित शाह तो उड़ीसा में चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे हमारा मिशन 120 है। तो अमित शाह तो हमेशा दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। उनके दावे का क्या है? जी, 300 सीट आएगी और 350 सीट आएगी, कुछ भी बोल सकते हैं। संजय जी, एक चीज और, अगर मोदी जी इस प्रस्ताव को रखते हैं विशेष सत्र में, जैसे शिवसेना ने कहा कि वो इस विशेष सत्र में नहीं जाना चाहेंगे, संजय राउत का बयान आया है। कुछ और आपके जो विपक्षी साथी हैं उनका भी कहना है कि भाई मोदी जी जो है ये गेम खेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खेल है और वो कहीं ना कहीं जो है वो मैंडेट को हड़पना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो मजबूर कर रहे हैं राज्य सरकारों को, या तो आप अपनी असेंबली भंग करिए और शामिल हुई फर्स्ट फेज में। आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग पीछे हटेंगे तो फिर मैसेज देश में क्या जाएगा? मोदी जी कहेंगे देखिए ये तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं विशेष सत्र, डर गई इंडिया। नहीं, अगर आपके अंदर भय नहीं हो इंडिया गठबंधन का, तो आप चुनाव समय पे कराएंगे ना। पहले क्यों कराएंगे आप बताइए, आप अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा करना चाहते? आप समय पे चुनाव कराइए। विधानसभा का चुनाव विधानसभा के समय में कराइए, लोकसभा का चुनाव लोकसभा के समय में कराइए। इसमें घबराहट तो मोदी जी में दिख रही ना। जी, 3 राज्यों के साथ मोदी जी अपना चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? आप बताइए ना मुझे, एक कारण बताइए आप। क्योंकि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार रहे हैं, वो तेलंगाना और मिजोरम हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव प्रीपोन करना चाहते हैं। इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि उनके नाम पे उनका जो चमत्कारिक चेहरा है तथाकथित, उसके नाम पे उनको वोट मिल जाएगा। जी। तो अब वो चीज, वो दुनिया बदल गई। अब मोदी जी की असलियत पूरा देश जान चुका है। सिर्फ एक संजय जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है और इस तरह का परसेप्शन है कि भाई ठीक है, इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है वो 60% से ज्यादा है, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 37% है, 20% का लाभ जो है वो इंडिया अलायंस को है, जो वोट शेयर है। यानी जो गणित है, जो अरिथमेटिक है, वो इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। और केमिस्ट्री का मतलब ये है कि बहुत से ईगो क्लैशेस हैं, केजरीवाल साहब के कांग्रेस से, ममता बनर्जी के लेफ्ट से, इसके उससे। तो उनका ये कहना है अभी सीटों के बंटवारे पे झगड़ा हो सकता है, अभी और भी बहुत से मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, तो ये अलायंस कारगर होने से पहले बिखर भी सकती है। अंतिम सवाल। देखिए ऐसा है कि अपने मन से कुछ भी भारतीय जनता पार्टी सोचती रहे। भाई कहते तो लोग ये भी हैं कि मोदी योगी में नहीं पड़ती, मोदी गडकरी में नहीं पड़ती, क्लैशेस तो उनके यहां भी है। अब उस क्लैशेस को अपनी तानाशाही से उन्होंने दबा रखा है, वो बात अलग है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी के ट्विटर हैंडल से मोदी की फोटो हटा दी गई थी, जल जीवन मिशन से मोदी की फोटो हटा दी गई थी, गंगा के नाम पे जो योजना थी वहां से मोदी जी की फोटो हटा दी गई थी। तो क्लैशेस तो हैं, दबा के उन्होंने भी। देखिए ऐसा है कि मत भिन्नता कहां रहेगी? जहां लोकतंत्र है वहां पे अलग अलग मत रखने का अधिकार होगा ना।
जहां तानाशाही है वहां पे कहां लोग अपना मत रख पाएंगे? तो इसके ये बात कह के बीजेपी कहीं ना कहीं, ये बीजेपी की ये स्वीकारोक्ति है कि बीजेपी में तानाशाही है, वहां कोई अलग मत नहीं रख सकता। और जहां तक हम ये इंडिया माने गठबंधन का सवाल है कि सारे लोग एकजुट हैं, केजरीवाल साहब हो तीनों मीटिंग में गए, और आपने सुना होगा मुंबई में उन्होंने क्या कहा। तो हम सारे लोग इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। यहां तक तय हुआ कि भाई अक्टूबर तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो सीट शेयरिंग है, वो भी काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अपने चुनाव में लगेंगे, अपने जो जिस राज्य में प्रभावशाली है वहां पे अपनी मेहनत करेगा और इनको हराएंगे 2024 में। संजय जी, चलते चलते एक सवाल और 15 सितंबर को झूठ की बुनियाद पे लंबे समय तक कब तक ऐसे राज करते रहेंगे? भाई क्या दिया आपने इस देश को? आपने 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने को कहा था, दिया आपने? काला धन लाकर 15 लाख हर खाते में देने को कहा था, दिया आपने? किसानों की फसल का दाम दोगुना करने को कहा था, दिया आपने? जी संजय जी, एक सवाल चलते चलते लास्ट संजय मिश्रा ईडी के जो चीफ हैं 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो ईडी के डायरेक्टर बने रहेंगे। तो 15 दिन हैं तकरीबन संजय मिश्रा के पास। खबर ये आ रही कि कई बड़े नेताओं को वो जेल भेज देंगे संजय मिश्रा। 15 दिन हैं, संजय मिश्रा का ऑपरेशन जेल शुरू होने जा रहा है। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन जेल है ये गाज बनकर गिरेगा इंडिया अलायंस पे, या वो डर अब खत्म हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ईडी के लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ईडी जो है वो अब ईडी नहीं बचा है, वो एक्सटॉर्शन का डिपार्टमेंट बन गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया ईडी। अब क्या कहना बाकी रह गया, आप मुझे बताइए। हाँ, अपने राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना को पूरा करने के लिए आप किसी को भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दीजिए। हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी डाल दीजिए। अडानी का इतना बड़ा मामला आया सामने, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उसका भाई विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के चैंग चुंग ली और नासिर अली के साथ हजारों करोड़ रुपए लूट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। कहां सोई हुई है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कार्रवाई हुई कोई? तो अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मामला होता है, उस पे ईडी जो है वो धृतराष्ट्र बन जाती है। जी संजय जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, 2-3 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी फिर से जो उनका प्रयोजन है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसके पीछे गहरी उनकी राजनीतिक आप कह सकते हैं साजिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य है, और उद्देश्य जल्दी वो चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कही जो इम्पोर्टेंट है कि संजय मिश्रा अपने गरेबान में झांक कर देखें कि उनके यहाँ कितना एक्सटॉर्शन हो रहा है, उनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, और अडानी की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। और एक तीसरी बात आपने कही कि अब जेल का जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, हो सकता है इट्स टू लेट, इलेक्शन ईयर है। संजय जी, आपने समय निकाला, और मैं जानता हूँ बहुत शेड्यूल आपका बिजी रहता है, और अब इंडिया अलायंस की भी जिम्मेदारियां आपके पास हैं, आप लोग जल्दी चुनाव प्रचार भी करने जा रहे हैं। आप आए, आपने समय दिया, बेबाकी से आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।